जब भी तीन साइमल्टेनियस इक्वेशंस दे रखी होती हैं तो ज़्यादातर लोग क्रैमर्स रूल यूज़ करते हैं, लेकिन मैं क्रैमर्स रूल को बहुत कम यूज़ करता हूँ। मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस को एगमेंटेड मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए सॉल्व करता हूँ, क्योंकि एगमेंटेड मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करने में कई फ़ायदे हैं। पहली बात तो ये छोटा पड़ता है, दूसरी बात ये हर तरह की साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है, तीसरी बात ये कभी भी फेल नहीं करता, जबकि क्रैमर्स रूल कुछ एक सिचुएशंस में फेल कर जाता है। यस, क्रैमर्स रूल कुछ एक सिचुएशन में फेल भी कर जाता है और क्रैमर्स रूल लेंथी भी पड़ता है, क्योंकि क्रैमर्स रूल को यूज़ करने के टाइम मेरे को 4 डिटर्मिनेंट्स से डील करना पड़ता है, डी, D1, D2, D3। ये डी, D1, D2, D3 क्या होते हैं ये आपने 12th क्लास में बोर्ड लेवल में पढ़ा होगा। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी कि क्रैमर्स रूल क्या कभी फेल कर सकता है। एक्चुअली आपने क्रैमर्स रूल में पढ़ा होगा कि जब डी, D1, D2, D3 सारे जीरो होते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन एक्चुअली कुछ एक सिचुएशंस ऐसी भी हैं जब डी, D1, D2, D3 सारे जीरो हैं, लेकिन इवन देन वो नो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है। इसकी कंप्लीट डिटेल के लिए आपको मेरा डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का वीडियो लेक्चर देखना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के टाइम एगमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प लेना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। अब कुछ एक बच्चे बोल रहे होंगे कि एगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है। यदि आपको ये नहीं पता है तो इसकी फिर कंप्लीट डिटेल के लिए तो आपको मेरा मैट्रिसेस चैप्टर का वीडियो लेक्चर देखना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम इसकी कंप्लीट थ्योरी बताना पॉसिबल नहीं है। इस सॉल्यूशन को केवल आप तब देखो यदि आपको एगमेंटेड मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब मैं इसको एगमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प से करने जा रहा हूँ। हाँ, इस क्वेश्चन को आप एगमेंटेड मैट्रिक्स से भी कर सकते हो, क्रैमर्स रूल से भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन में क्रैमर्स रूल गलत आंसर नहीं देगा। क्रैमर्स रूल किन सिचुएशन में गलत आंसर देता है वो क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है, लेकिन उसकी डिटेल में ना जाते हुए मैं केवल अब बता रहा हूं कि इसको एगमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट अल्फा, बीटा एंड गामा बी रियल नंबर्स, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दीज थ्री। हमने इस कॉलम की ऑप्शंस को इस कॉलम की ऑप्शंस से मैच करना है और करेक्ट चॉइस बतानी है। एक्चुअली जब मैचिंग टाइप क्वेश्चन होता है तो यूजुअली सारी चॉइसेस को मैच करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती। यूजुअली आप देखोगे एक या दो चॉइसेस को ही मैच करने से हमको इसके अंदर करेक्ट चॉइस मिल जाती है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि कौन सा केस ऐसा है जिसमें ये चारों डिफरेंट हैं या मैक्सिमम डिफरेंट टर्म्स हैं। सपोज इसमें चारों डिफरेंट होते, सपोज यहां 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ होता तो मैं पूरे को मैच करने के बजाय क्यू किससे मैच कर रहा है उसको देख लेता। यदि बाई चांस Q3 को मैच करता तो फिर ये और ये तो चॉइस ऑटोमेटिकली गलत हो गई, तो फिर तो मैं डायरेक्टली कह सकूंगा कि ये चॉइस करेक्ट है। इसलिए मैचिंग टाइप क्वेश्चन में सारी की सारी चॉइसेस को मैच करने की जरूरत यूजुअली नहीं पड़ती। अब इसमें जैसे कि 3 डिफरेंट हैं, मैं R किससे मैच करता है मैं वो देख लेता हूं। यदि मैंने कैलकुलेट करने के बाद पता लगाया कि R 4 को मैच कर रहा है तो ऑटोमेटिकली बाकी तीनों गलत हो गई और ये चॉइस ठीक हो जाएगी।
लेकिन यदि R1 को मैच कर रहा होगा तो इसको और इसको तो मैं इजीली कह सकता हूं कि ये गलत हो गई। अब करेक्ट ऑप्शन ये होगी या ये होगी, तो जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि मैं इसको एगमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प से करूंगा। तो सबसे पहले मैं एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूं। इन तीनों इक्वेशंस की एगमेंटेड मैट्रिक्स होगी 1 2 1 एंड 7। 1 2 1 एंड 7। 1 0 alpha 11, 2 -3 beta and gamma, and now I will make these three elements 0 with the help of elementary row transformations। और इन तीन एलिमेंट्स को 0 बनाने के लिए हमेशा याद रख लो, पहले इस एलिमेंट को 0 बनाओ, फिर इस एलिमेंट को 0 बनाओ, फिर इस एलिमेंट को 0 बनाओ। ऐसा करना हमेशा आपको फायदा देगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जब आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज किया करते थे 12th में, और इन तीन एलिमेंट्स को जब 0 बना रहे होते थे, तो आपको याद होगा बहुत बार ऐसी दिक्कत आती है कि एक 0 बना लिया और उसके बाद किसी और एलिमेंट को 0 बनाने जा रहे होते हो तो पिछला 0 खत्म हो जाता है। ऐसी दिक्कत आपने कई बार देखी होगी। लेकिन यदि ऐसे चलोगे कि पहले इसको, बाद में इसको, उसके बाद इसको, तो इसमें वो दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। इसीलिए मैंने कहा कि पहले इस एलिमेंट को 0 बनाओ, उसके बाद इस एलिमेंट को, उसके बाद इस एलिमेंट को, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। पहले इसको 0 बनाने के लिए मैं प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूं, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 R1। तो हमको मिलेगा 1 2 1 7 1 0 alpha 11 0 -7 beta -2 and gamma -14। जब आप इसको 0 बनाओगे तो आप देखोगे कि ये वाली 0 खत्म हो रही है, लेकिन ये वाली 0 खत्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनली मेरे को केवल इन तीन एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो यदि कोई और 0 खत्म भी हो जाती है तो भी कोई बात नहीं। तो इसको 0 बनाने के लिए मैं यूज करता हूं R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। तो मेरे को मिलेगा 1 2 1 7 0 -2 alpha -1 and 4 0 -7 beta -2 and गामा -14। अब मैं इस एलिमेंट को 0 बनाना चाहूंगा। इसको 0 बनाने के लिए मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा R3 चेंजेस टू -2 इंटू R3 प्लस 7 R2। याद करो, जब आप डिटरमिनेंट्स चैप्टर को पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा कि जो रो या कॉलम चेंज होने जा रहा होता है उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज की जाती है इन मैट्रिसेस तो ऐसा करना भी अलाउड है। जो रो चेंज होने जा रही है उसको भी किसी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा करने से मेरे को मिला 1 2 1 7 0
-2 अल्फा -1 4 0 0 -2 बीटा +4 +7 अल्फा -7 और यहां आएगा -2 गामा +28 +28 और इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं 1 2 1 7 0 -2 अल्फा -1 4 0 0 7 अल्फा -2 बीटा -3 और यहां पे आएगा -2 गामा +56 और कॉन्सेप्ट ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स यदि आपको याद हो तो आपको पता होगा कि यदि ये नॉन जीरो आया तो यूनिक सॉल्यूशन होता है और यदि ये जीरो आ गया तो हम इसको देखते हैं। यदि ये जीरो है और ये नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन होता है और यदि ये भी जीरो है ये भी जीरो है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। बाय चांस यदि ये भी जीरो आ जाए तो कुछ और केसेस भी बन जाते हैं, लेकिन वो सिचुएशन यहां पे अराइज नहीं हो रही, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था कि उसको चेक करना सबसे अच्छा रहेगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स हों। इसमें क्योंकि दो तरह के नंबर्स हैं, इसमें भी दो तरह के नंबर्स हैं, इसमें तीन तरह के नंबर्स हैं, इसमें भी तीन तरह के नंबर्स हैं, तो आर चॉइस या एस चॉइस को चेक करना थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अब मैं इन दोनों टर्म्स को यहां लिखता हूं एंड -2 गामा +56 और यदि मैं आर चॉइस को चेक करना चाहता हूं तो इसका मतलब है ये नॉन जीरो है और इसका मतलब है ये भी नॉन जीरो है और अल्फा की वैल्यू 1 है। और जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था यदि ये नॉन जीरो हो जाए तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो आर जो है 1 के साथ मैच कर गई, दैट इज दिस, और इसका मतलब ये हो गया ये गलत हो गई और ये भी गलत हो गई क्योंकि आर 1 को मैच केवल इसमें और इसमें कर रहा है। और अब तो P या Q या S किसी का भी आंसर निकाल लोगे तो हमको करेक्ट चॉइस मिल जाएगी क्योंकि P में भी ये दोनों डिफरेंट है, Q में भी दोनों डिफरेंट हैं और S में भी दोनों डिफरेंट हैं। तो P, Q या S किसी को भी हम मैच करवा सकते हैं, लेकिन आपकी क्लैरिटी के लिए मैं P, Q, S तीनों से आंसर निकाल के दिखा दूंगा आपको। P का मतलब है बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7 अल्फा -3 एंड गामा इज इक्वल टू 28 और इसका मतलब हो गया ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। और जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था कि एगमेंटेड मैट्रिक्स में यदि ये दोनों एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हुआ करते हैं। तो P ऑटोमेटिकली 3 को मैच कर गया। मतलब कि A चॉइस करेक्ट हो गई। मैं Q या S की हेल्प से भी करेक्ट चॉइस निकाल सकता था। आपकी क्लैरिटी के लिए मैं Q और S को भी निकाल के दिखाऊंगा। आप देखोगे Q
2 को मैच करेगा और एस 4 को मैच करेगा। यदि बीटा इसके बराबर है, गामा 28 नहीं है, मतलब कि ये 0 हो गया और ये 0 नहीं है। और मैंने बताया था कि यदि ये 0 हो, ये नॉन जीरो हो, तो नो सॉल्यूशन हुआ करता है। तो Q जो है 2 के साथ मैच कर गया, तो Q 2 को मैच कर गया, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया। मैंने P की हेल्प से भी पता लगाया कि A चॉइस करेक्ट है, Q की हेल्प से भी पता लगाया कि A चॉइस करेक्ट है, और आपकी क्लैरिटी के लिए मैं S चॉइस को भी कैलकुलेट कर देता हूं। और S चॉइस का मतलब है ये इसके बराबर नहीं है, मतलब कि ये नॉन जीरो है, और ये 0 है, अल्फा 1 है। और क्योंकि ये नॉन जीरो आया है, और मैंने बताया था यदि ये नॉन जीरो आए तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। जब ये नॉन जीरो हो तो उस टाइम ये जो मर्जी हो जाए, बस ये नॉन जीरो हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब ये नॉन जीरो है तो इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, ये जो मर्जी हो यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। वैसे तो S जो है 1 को मैच कर रहा है, लेकिन इन दोनों में से कहीं भी S 1 को मैच नहीं कर रहा। हमने तो केवल इनमें से पता लगाना है कौन सी चॉइस करेक्ट है। यदि यहां पे 1 होता तो मैं इसको करेक्ट बोल देता। हमने तो केवल देखना है S4 को मैच कर रहा है या S3 को मैच कर रहा है। इसके लिए इस एगमेंटेड मैट्रिक्स से मैं वापस इक्वेशंस पे आ जाता हूं। तो इक्वेशंस बन गई x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 7 माइनस 2y प्लस अल्फा माइनस 1 इंटू z इक्वल टू 4 एंड 7 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 3 इंटू z इक्वल टू माइनस 2 गामा प्लस 56। और इन तीनों इक्वेशंस को ध्यान रखते हुए, क्योंकि अल्फा 1 बोला गया है तो ये 0 हो गया, तो मेरे को मिला माइनस 2y इक्वल टू 4, दैट इज y इक्वल टू माइनस 2। तो इमीडिएटली मैं कह सकता हूं कि ये इसको मैच कर रहा है।